हेलो स्टूडेंट्स, क्लास आप लोगों की लाइव हो चुकी है। एक बार सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कौन कौन बच्चा लाइव है। एक बार मैं भी क्लास को चेक कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी बेटा। एक बार मैं गुड मॉर्निंग सभी को। प्रवीण, नवनीत, उकमोनी, नसरुद्दीन, सलमा, प्रियंका, सर्वेश, हेमंत, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो भाई? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? पहले तो ये बताइएगा। मैं एक बार जल्दी से क्लास चेक कर लेती हूँ। अब देखो, जो क्वेश्चंस हम करेंगे ना, जितने भी, ये सोच लेना वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं। आपको अगर ये क्वेश्चन जो मैं आज करा रही हूँ ये भी कर लेना, इनफ रहेगा। क्लास स्टार्ट हो गई है। अच्छा, क्लास स्टार्ट हो गई है। मेरे फोन में नहीं चल रही थी। चलो ठीक है भाई। कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है तैयारी? पहले मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अब जो तैयारी करनी है वो ऐसी करनी है। एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने, क्लियर क्लियर नहीं होना चाहिए। कल मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे मैथ्स पेडागोजी के, जो ज्यादातर एग्जाम्स में आते हैं। आप लोग बेटा वो तैयार जरूर कर लेना, वो सारे मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है। चलो अच्छी बात है, अच्छी चल रही है तो। आपकी अच्छी चल रही है तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपकी अच्छी चलेगी तभी मुझे पता चलेगा रिजल्ट इतना अच्छा आने वाला है। रिजल्ट पे फोकस होना चाहिए अब आप लोगों का। इस चीज पर फोकस होना चाहिए, रिजल्ट पर। चलो एक बार क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। एक बार चेक कर लेती हूँ क्या क्लियर दिखाई दे रही है स्क्रीन। जल्दी बताइएगा आंसर, थोड़ा जल्दी जल्दी चला करेंगे अब। ईजा, सिमरन, सीमा, गोशिया, फजल, शालिनी, संतोष, प्रिया, प्रणीता। गुड मॉर्निंग सभी को। चलो क्लियर दिखाई दे रहा है मतलब। मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई, आप सब भी बढ़िया होने चाहिए। क्लियर है स्क्रीन? ओके। देखो क्या बात है। देयर इज एन इनिशियल टेस्ट बिफोर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेस्ट। देखो, जब आप कोई फाइनल टेस्ट बनता है ना, जैसे बड़े लेवल का, उससे पहले को टेस्ट बनाकर वो टेस्ट किया जाता है बच्चों से, 4-5 टेस्ट बनाकर। जैसे सीटेट का पेपर बनेगा, सीटेट का एक ही पेपर नहीं बनेगा, 5-6 पेपर बनेंगे। वो पहले प्री ट्राई आउट करके देखा जाएगा और बच्चों के ऊपर, क्या ये पेपर सही बना है या नहीं। ठीक है, उसे बोला जाता है पायलट स्टडी। क्या बोला जाता है? पायलट स्टडी या प्री ट्राई आउट। ठीक है। प्री ट्राई आउट के बाद फाइनल ट्राई आउट होता है, जिसमें बिल्कुल पेपर बन जाता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से करके बताइएगा।
देखो, जब भी कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनता है ना, तो उसमें एक आप लोगों का सीक्वेंस फॉलो होता है। जल्दी जल्दी करेंगे अमर, बिल्कुल। देखो, एक संतुलित प्रश्न पत्र जो बनता है ना, पहले हम एक डिजाइन बनाते हैं। देखो, राइटिंग एंड एडिटिंग सबसे लास्ट में आता है, इन दोनों को काट दो, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। पहले प्रिपेयर डिजाइन, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। प्रिपेयर डिजाइन के बाद फिर ब्लूप्रिंट बनता है। पहले डिजाइन बनता है, फिर ब्लूप्रिंट बनता है, फिर राइट और एडिटिंग होता है, फिर क्वेश्चन, मार्किंग स्कीम। सबसे लास्ट वाला एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है सभी को। देखो क्या होता है, सबसे पहले डिजाइन बनाया जाता है भाई। ये क्वेश्चन ले ले, इसी सिलेबस से हमें लेना है। फिर उसमें से ब्लूप्रिंट रफ सा पेपर बनाया जाता है। उसके अनुसार क्वेश्चन बनाए जाते हैं और क्वेश्चन पेपर में लिख देते हैं। फिर मास लास्ट में मार्किंग स्कीम दे देते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट भी लिखा है, बताओ क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी। बल बताओ क्या आंसर होगा। टेस्टिंग स्टूडेंट एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल। एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल नहीं होता भाई, जितनी जल्दी हो सके नहीं। जब जरूरत हो जब लो। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। हाँ, एक्सेप्ट पूछा है ना, एक्सेप्ट तो यही आएगा। जितना संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लो। भाई बार बार जब जरूरत हो जब लो। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो तो उसका एक्सेप्ट भी देखो बेटा, हमको एक्सेप्ट भी लिखा है क्वेश्चन में।
जल्दी से, वेरी गुड। और सभी बच्चे बेटा ऐसे आंसर देना। फोर्थ का आंसर ये है, समझ में नहीं आ रहा ABCD किसका दिए जाते हो। फोर्थ का क्या है, डी। देखो, व्हेन अ कुक टेस्ट अ फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी, बताओ क्या होगा। मैं अपना खाना बनाते हुए अपना खाना चेक कर रही हूँ, कुक, तो क्या हो रहा है बताओ। ये मैंने आप लोगों को बताया था, असेसमेंट एज लर्निंग हो रहा है। असेसमेंट एज लर्निंग, क्योंकि वो सेल्फ असेसमेंट कर रहा है। जब मैं अपना खाना खुद चेक कर रही हूँ, यानी कि सेल्फ असेसमेंट कर रही हूँ, निदान उपचार भी मैं खुद ही करूंगी, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइएगा। ग्रेड पर एम्फेसाइज करना, ये ऐसे हो गया। इट इज एन एक्सक्लूसिव एंड अपर असेसमेंट एक्टिविटी, विशिष्ट होता है और अपने आप में कई की गई आकलन गतिविधि है। नेक्स्ट, फोस्टर अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, इज डन फॉर द पर्पस ऑफ सी ग्रेशन, नहीं सी ग्रेशन तो एसए में होता है, रैंक किस में दी जाती है, एसए में। ठीक है, तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा, सी। असेसमेंट फॉर लर्निंग से बच्चों को मोटिवेशन मिलती है, क्या मिलती है, मोटिवेशन। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी, अंजलि आंसर दीजिएगा भाई। फिफ्थ हो चुका है, सिक्स बताइएगा। जब कोई शिक्षक अपनी कक्षा को एक ट्रिप पर बाहर ले जाए और वापस आने पर छात्रों के साथ चर्चा करे, तो इसे क्या कहते हैं, कौन से टाइप का असेसमेंट है। शिक्षक बच्चों को ले जा रहा है। हाँ अंपु, ये शायद मैं एक बार चेक करवा लूंगी क्यों नहीं आते हैं कमेंट। कल मैंने बोला था टीम को, ये बात आपने मुझे बिल्कुल सही बताई है। देखो, टीचर बच्चों को लेके जा रहा है, वो आने के बाद बच्चों से पूछेगा कैसा क्या रहा, तो टीचर कर रहे हैं निदान और उपचार। देखो, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में बेटा निदान और उपचार होता ही नहीं है। जिसने भी सी आंसर दिया, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी है। अंपु, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में तो निदान और उपचार होता ही नहीं है, क्योंकि टीचर क्या करेगा, बच्चों को ट्रिप पर ले जाएगा, आने के बाद डिस्कस करेगा। डिस्कस करना यानी कि बच्चों का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्लियर करना, बच्चों की लर्निंग बढ़ रही है, तो ये क्या होगा, बी। ये एग्जाम्पल तो मैंने दिया भी था। ऐसे क्वेश्चन तो बेटा गलत मत करो। असेसमेंट फोर, देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, निदान और उपचार कौन करेगा, बस ये ध्यान रख लेना। इसमें असेसमेंट, सॉरी सॉरी, ये दोनों ही एक हो गए। ओके ओके, एक होगा इसका आंसर, फर्स्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर असेसमेंट होता नहीं है, लर्निंग ऑफ असेसमेंट होता नहीं है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा ही नहीं, ए आंसर है, बिल्कुल सही है।
मोहम्मद सबके क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे। ए ही होगा ये। लर्निंग फॉर असेसमेंट नहीं होता, असेसमेंट फॉर लर्निंग होते, गलत दे दिया है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में तो निदान और उपचार होता ही नहीं है। हाँ प्रदीप, जो लैंग्वेज आपने फिल की है वो आपको एडमिट कार्ड से ही पता चलेगी। वेरी गुड। समेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग या इन लर्निंग, जल्दी बताओ। ये इजी क्वेश्चंस है बेटा, इजी। समेटिव असेसमेंट बोला जाता है सब असेसमेंट ऑफ लर्निंग को। असेसमेंट फॉर लर्निंग को बोला जाता है एफए। लिख लेना, ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था, पेपर का है ये क्वेश्चन, पिछली बार आया था। ये वाले क्वेश्चन पेपर में से जित दो क्वेश्चन आप पक्के कर जाओगे आज ही, दो आंसर, क्योंकि असेसमेंट से क्वेश्चन आना ही आना है। एक परीक्षण तैयार करने के बाद शिक्षक प्राप्त अंकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है। वह निम्न को जांचना चाह रहा है। क्या जांचना चाह रहा है, जल्दी बताओ। टेस्ट में कुछ क्वालिटीज होती हैं, जल्दी जल्दी करिएगा आप थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या होता है जब भी कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर आए, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर, रिजल्ट बार बार सेम आ रहा है, रिजल्ट बार बार सेम आ रहा है तो क्या आएगा, रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं। All those activity undertaken by the teacher and by their student in assessing themselves, खुद को असेसमेंट करने के लिए, which provide information used to feed, जल्दी बताओ, इजी क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा? नाइन का असेसमेंट बिल्कुल सही है भाई। ये जो एक्टिविटी है इसको असेसमेंट ही बोलते हैं। बच्चे को फीडबैक दिया जाएगा ताकि बच्चा मॉडिफाई कर सके, टीचिंग को भी मॉडिफाई कर सके। ऐसी एक्टिविटी अगर टीचर करता है तो ये क्या है, असेसमेंट। ठीक है, इसके बाद बेटा मैं एक और स्पेशल क्लास लूंगी मैथ्स पेडागोजी की, जिसमें स्पेशल 100 क्वेश्चन लेके आऊंगी। वो वेडनेसडे को होगी। देखो मंडे को आपकी होगी इंग्लिश की, ट्यूसडे को होगी ईवीएस की, वेडनेसडे को होगी मैथ्स की। ये आपका रिवीजन भी साथ साथ हो जाएगा, ये इसलिए मैं अगले हफ्ते ले रही हूँ। चाहूं तो मैं कल भी ले सकती हूँ, आज शाम को भी ले सकती हूँ, पर मैं इसलिए नहीं ले रही। आप इतने रिवाइज कर लो मंडे संडे तक, फिर डेली ईवीएस का रिवीजन होगा ना। जैसे शाम को ईवीएस की क्लास होगी, 7 से 9 बजे होगी ये सारी क्लासेस, 7 to 9 PM।
उस समय आपको करना क्या है, रिवाइज कर लेना है सारी चीजें खुद से उसी दिन। 7 से 9 PM रहेगी बेटा, जल्दी करो। यहीं पर होगी ऐप पर क्लास, ठीक है। वहां पर अलग होगी प्रवीण, वहां पर भी करवाऊंगी, वो थोड़े अलग होंगे। वो शेख मैंने सारे क्वेश्चन डाले हैं, जो फाइनल वो होगा ना आपका पेपर, उसमें डाले हैं मैंने। चलो 6th का 10th का, टीचर हु वर्क अंडर स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जो टीचर स्कूल बेस्ड असेसमेंट करते हैं, ऑब्जर्व स्टूडेंट माइन्यूटली ऑन डेली बेसिस टू असेस देयर वैल्यू एंड एटीट्यूड, फील अ सेंस ऑफ ओनरशिप फॉर द सिस्टम, या उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता नहीं। बोझ वाले आंसर नहीं देने हैं, उन्हें प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना है। देखो, हर चीज के लिए परियोजना कार्य देना सही नहीं है, गलत। तो आंसर होगा सही। फर्स्ट देखो क्या होता है, जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होती है ना, उसमें टीचर डेली ऑब्जर्व करता है अपने बच्चे को माइन्यूटली, और वो असेसमेंट सबसे बढ़िया होता है, इसी से बच्चे के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना क्यों लानी है भाई, बच्चों से मतलब होना चाहिए टीचर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी 11, रश्मि was taught the following step not in sequence to be followed while preparing a question paper। सीक्वेंस बनाना है, क्वेश्चन पेपर का सीक्वेंस होता है, देखो लास्ट में पहले बनेगा डिजाइन, फिर बनेगा ब्लूप्रिंट, सेकंड फोर्थ, फिर राइटिंग क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन पेपर में लिख दो। जल्दी बताओ, ये पहले सेकंड क्वेश्चन भी था सेम यही, जल्दी करो भाई 11th का। मोहम्मद, सबके कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर दो। 11 का, हाँ बिल्कुल डी आएगा, डी आएगा, क्यों आएगा, देखो पहले तो बनेगा ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट के बाद नहीं डिजाइन, फिर ब्लूप्रिंट, फिर उसको क्वेश्चन पेपर में लिखते हैं, फिर क्वेश्चन बनाते हैं ब्लूप्रिंट के अनुसार, फिर फाइनल क्वेश्चन पेपर में लिख देते हैं, फिर मार्किंग स्कीम भी आती है, लास्ट में नंबर दिए जाते हैं, कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, ये पेपर 2 में आता है, ये वाला क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी पेपर 2 में जरूर पूछ लेते हैं, ये वाला एक आधा क्वेश्चन लेवल बढ़ा देते हैं। परसेंटाइल रैंक मीन्स, जल्दी बताओ परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। देखो कई बच्चे कह रहे हैं मैम टाइम 7 से 9 मत रखो, उस पे दूसरी क्लास होती है, ऐसा है क्या, ऐसा है तो मैं उससे जल्दी रखवा लूंगी, 5 से 7 रखवा लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं टाइम आप लोगों को करवा दूंगी फिर, ठीक है। अगर इस समय दूसरी क्लास हो रही होगी तो मैं उस समय क्लास नहीं लूंगी, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट कर देना। परसेंटाइल रैंक का मतलब होता है, देखो परसेंटाइल होता क्या है, परसेंटाइल का मतलब होता है द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट हु रिसीव द सेम और लोअर रोज को, सामान्य कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का अनुपात, जैसे कि है, देखो मैं आप लोगों को परसेंटाइल समझा देती हूँ होता क्या है, इसका आंसर डी होगा वैसे। जैसे कि क्लास में 100 बच्चे हैं, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 100 के बाद जैसे आपके आए 80 नंबर, आपके 80 नंबर आए, एक बच्चा है ए, उसके 80 नंबर आए, ऊपर 10 बच्चों के नंबर है, 81, 82, 83, ठीक है। 10 बच्चों के नंबर है,
क्या 81, 82, 89 आ गए, 90 आ गए, 91, 92, 95, 1, 2, 3, 4, 5, 6। थोड़ा सा और बदल, रुको इसको मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ। 100 है जैसे स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर आपने 80 नंबर लेके आए, एक बच्चा है ए, उसके ऊपर क्या आया भाई आप लोगों का, जैसे किसी के बच्चे क्या है, 81, 82, 85, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 बच्चों के ऊपर नंबर है, ठीक है। तो ये 80 नंबर, आपसे कितने बच्चे नीचे हैं ये देखना है, आपके बराबर और आपसे बच्चे नीचे कितने, आप कितने बच्चों के ऊपर हो, ये परसेंटाइल होता है, ठीक है। आपसे ऊपर तो 10 बच्चे हैं, वो नहीं देखना, आपसे नीचे कितने बच्चे हैं, ठीक है। और आपकी रैंक जैसे आ गई, 11 रैंक आई है क्लास में, और आपसे बच्चे फिर कितने नीचे हो गए, बताओ, 79 बच्चों से आप ऊपर हो, तो आपका परसेंटाइल क्या आ गया, 79 परसेंटाइल आएगा, ठीक है, सेवनटाइल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का पहला स्टेप होता है हमें ये डिसाइड करना कि क्या क्वालिटी को मेजर करना है, मैंने लिखवाया भी था। देखो क्या होता है जब हमें, देखो परसेंटाइल का मतलब होता है हम कितने बच्चों से ऊपर हैं, ये देखना, ठीक है। अब क्या होता है, मेजरमेंट का पहला स्टेप होता है कि हमें किस क्वालिटी को मेजर करना है। अभी सीटेट आ रहा है, सीटेट से किस क्वालिटी को मेजर करना है, सी सीटेट की टीचर की क्वालिटी को, तो पहले ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है मेजरमेंट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द फंक्शन ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन का कार्य नहीं है, फीडबैक, मोटिवेशन, वैचारिक मतारोपण, बेटर गाइडेंस, क्या नहीं है जल्दी बताओ, पढ़ते ही आंसर समझ में आ जाता है। बिल्कुल सही होगा, सी। A teacher in a multicultural classroom would ensure that the assessment consider the following, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना, या आकलन उपकरण के लिए मानकीकरण, सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ हर स्टूडेंट, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ हर असेसमेंट टूल, क्या कंसीडर करना चाहिए जल्दी बताओ। वेरी गुड। इमरा बेटा आपको ऐप पे ही मिल जाएंगे ये सारी चीजें, ऐप पे मैंने डलवा दी है। देखो एक क्लास में बहुत सारे कल्चर के लोग हैं, ठीक है, तो तो जब विभिन्न कल्चर के लोग होते हैं तो कल्चर को तो मायने रखना ही पड़ेगा टीचर को, हर स्टूडेंट के कल्चर को भी माइंड में रखना पड़ेगा, भाई कल्चर क्या है, किसी के कल्चर को जब क्वेश्चन पेपर बने, ऐसा पेपर बने किसी के कल्चर की बुराई ना हो, किसी के कल्चर को इग्नोर ना मारा जाए, किसी के कल्चर को नीचा ना दिखाया जाए, तो ये सब चीजें टीचर को हर बच्चे के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने के में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है, फेलियर ऑफ अ चाइल्ड टू परफॉर्म वेल इन एग्जाम टेस्ट, अगर एक बच्चा फेल हो जाता है वो किससे जोड़ता है, देखो अगर क्लास में एक भी बच्चा फेल हुआ है तो पूरा सिस्टम फेल हो गया, ये बात याद रखना, एक बच्चा फेल हुआ तो सिस्टम फेल है, पूरा पूरा ही सिस्टम फेल है, क्योंकि एक भी बच्चा फेल हुआ, सिस्टम में कमी थी, बच्चे में नहीं थी।
पहला है देयर इज अ नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन द सिलेबस पेडागोजी एंड असेसमेंट प्रोसेस। कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास कर ले। वैसे तो ये बात सही है, पर हम ऐसे क्वेश्चन आंसर में दे नहीं सकते। पता है क्या ये दिक्कत क्या है, ऐसे होता है रियलिटी में, पर हम ऐसे आंसर दे नहीं सकते, रियलिटी हम बता नहीं सकते। चिल्ड्रन आर बोर्न विद सर्टेन कैपेबिलिटी एंड डेफिशिएंट। बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। भाई बेशक होते हो, पर टीचिंग हमें अच्छी करनी है, ये बात ध्यान रखना। आकलन वस्तुनिष्ठ तथा असफलता को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। जल्दी बताओ, देखो मैंने बहुत सारे ऑप्शन तो काट दिए हैं, ऐसा आंसर कभी नहीं होगा। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव तो होता है, पर क्लियरली वो फेलुअर को दिखा रहा है, नहीं। पाठ्यक्रम शिक्षा, देखो अगर एक भी बच्चा फेल हो गया तो इसका मतलब पाठ्यक्रम में गलती थी, शिक्षण पद्धति खराब थी, और आकलन प्रक्रिया गलत थी। उस पर विचार करो, क्या गलती हुई है। बच्चे ने कुछ गलती, बच्चा कभी गलती नहीं करेगा, ध्यान रखना। हमेशा सिस्टम में कमी निकालनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन? इवेल्युएशन का मतलब होता है टू गिव जजमेंट, निर्णय देना। इवेल्युएशन का मतलब होता है, देखो असेसमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट, मैंने लिखवाया भी था। आकलन प्लस मूल्य निर्धारण, बच्चे का आकलन करने के बाद मूल्य बता देना पूरी क्लास में, उसका मूल्य क्या है, वर्थ क्या है, और बच्चों की तुलना में वो कौन सी रैंक पर है। बेटा जो बच्चे पास हो गए उनसे कोई लेना देना नहीं है, पास हो गए तो अच्छी बात है, पर एक भी बच्चा फेल हो गया 100 में से तो सिस्टम खराब है। सिस्टम में कमी थी, टीचर ने गलत पढ़ाया था, पाठ्यक्रम गलत था, असेसमेंट गलत हुआ है, पर बच्चे में कमी नहीं बतानी चाहिए। ये एक तरीका है, ध्यान रखना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन असेस द चाइल्ड एबिलिटी टू। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे सी टेट में होता है। रिकॉल द करेक्ट आंसर, कंस्ट्रक्ट द करेक्ट आंसर, एक्सप्लेन द करेक्ट आंसर, या रिकॉग्नाइज। देखो मैंने आप लोगों को बताया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दो होते हैं, प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दो प्रकार के होते हैं, पहले आप लोग आंसर दो फिर मैं बताऊंगी। देखो रुचि और अभिरुचि में विजय कोई फर्क नहीं है। ये क्वेश्चन आपने चलो पूछ लिया तो मैं बता ही देती हूँ इसका आंसर, अच्छा क्वेश्चन है, आता है। एक शब्द मैं लिखूं रुचि, एक मैं लिखूं अभिरुचि, एक मैं लिखूं क्षमता, एक मैं लिखूं अभिक्षमता, एक मैं लिखूं प्रेरणा, एक मैं लिखूं अभिप्रेरणा। ये जो अभी शब्द का प्रयोग हो रहा है ये क्या शो कर रहा है? देखो इन दोनों को, रुचि और अभिरुचि को इंग्लिश में लिखा जाएगा इंटरेस्ट, क्षमता और अभिक्षमता को लिखा जाएगा कैपेबिलिटी, प्रेरणा और अभिप्रेरणा को लिखा जाएगा मोटिवेशन इंग्लिश में। पर बताओ ये अभी का प्रयोग क्यों किया गया है? अभी का प्रयोग इसलिए किया जाता है जब बात आती है स्किल, शिक्षा और कौशल की, स्किल एंड एजुकेशन, तो हम अभी शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूंगी मेरे खाना बनाने में रुचि है, वो स्किल की बात हो गई। और मैं बोलूं भाई मेरी मनोविज्ञान पढ़ने में अभिरुचि है, पढ़ाई की और स्किल की बात होगी, देखो तो मैं बोलूंगी क्या, अभी का शब्द का प्रयोग, ठीक है, ये याद रख लेना। अब देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है रिकॉल, एक होता है रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन हो गया, ठीक है। वैसे इसका आंसर ये है डी, जिसमें सामने आंसर हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सामने आंसर होता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो रिकॉग्निशन हो गया। रिकॉल का मतलब होता है, रिकॉल यानी कि आपके सामने आंसर नहीं है, रिकॉल करके देना है। जैसे पूछे कि भाई ये एक्टिविटी कब हुई थी, तो आपके सामने उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होते, आप सोच के आंसर दोगे, वो भी एक शब्द में। ये कैसे, क्या पूछ रहे हो महक? अभी मीन्स, देखो अभी का प्रयोग है ना,
शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में किया जाता है। जब भी शिक्षा और कौशल की बात होगी तो हम अभी शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, याद रख लेना। रिकॉल में आंसर सामने नहीं होता, रिकॉग्निशन में आंसर सामने होता है, बस पहचानना होता है। कई बार क्वेश्चन आता है इन दोनों में से इजी कौन सा है। रिकॉग्निशन इज इजियर देन रिकॉल। ठीक है, रिकॉग्निशन में सामने आंसर होता है तो देख के कई बार याद आ जाता है, रिकॉल नहीं होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अदर ऑप्शन। निम्न में से कौन सा अन्य विकल्प से संबंधित नहीं है, पूछा है। कंडक्टिंग क्विज, modeling the skill of assessment, organize question answer session, taking feedback from student on a topic। बताओ क्या आंसर होगा। 18 का। हाँ शोभा, बिल्कुल सही आपने बताया। देखो, मॉडलिंग द स्किल ऑफ सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमान करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग क्वेश्चन आंसर, टेकिंग फीडबैक, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। प्रश्नोत्तरी, बताओ क्या है। देखो इन चारों में सबसे अलग है ये, क्यों, विद्यार्थी से फीडबैक लेना है। इसमें देखो ये तीनों में बच्चे का असेसमेंट, आकलन के कौशल का प्रतिमानित करना, ये जो ज्यादातर है ना, इसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट कम है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है, सबसे ज्यादा एक्टिव है बच्चा, वो ज्यादा पार्टिसिपेशन इसमें बच्चे का है। इनमें 50-50% है, टीचर का भी रोल 50%, पर इसमें 75% रोल स्टूडेंट का है क्योंकि बच्चा फीडबैक देगा, 25% टीचर का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following cannot be used by a teacher at all in a very short answer type question, response construction type। अत्यंत लघु प्रकार के प्रश्न में एक अध्यापक को जो बिल्कुल प्रयुक्त नहीं करना चाहता वह निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन से क्वेश्चन रेस्पॉन्स कंस्ट्रक्शन में नहीं होने चाहिए, बताओ कौन सा नहीं होना चाहिए इनमें से। देखो क्या है था, इनमें से कौन से क्वेश्चन को टीचर को नजरअंदाज करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। फिल द ब्लैंक्स ले लेनी चाहिए, मैचिंग ले लेनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होनी चाहिए। ट्रू फॉल्स को नहीं लेना है क्योंकि देखो क्या है, रेस्पॉन्स कंस्ट्रक्शन, इसमें बच्चा कोई रेस्पॉन्स नहीं बनाता है। ठीक है, रेस्पॉन्स कंस्ट्रक्शन बच्चा अपने अनुसार थोड़ी ना उत्तर देगा। ठीक है, देखो भाई 19th क्वेश्चन में ये है, ये चारों में सबसे अलग क्या, क्विज करेंगे इसमें, इसमें भी क्वेश्चन आंसर है, दोनों में क्वेश्चन सेशन हो रहे हैं तो ये दोनों तो सेम लग रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों को आ रही है सेकंड में सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन के कौशल का, मॉडलिंग द स्किल ऑफ सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट स्किल करनी है तो इसमें क्या होगा, कौन करेगा सेल्फ असेसमेंट, ये नहीं लिखा ना। हाँ नहीं पूछा है, चारों में से कौन सा एक दूसरे से रिलेट, ये तीनों एक जैसे और ये अलग है क्योंकि इसमें बच्चा फीडबैक दे रहा है, बच्चा फीडबैक दे रहा है तो बच्चे का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है अंपू, जिसमें बच्चा होगा आंसर वो देना, पहली बात तो बच्चा फीडबैक दे रहा है तो सबसे बढ़िया आंसर है एक टाइप से, इन तीनों में से सबसे ज्यादा रोल बच्चे का इसमें है। अकॉर्डिंग टू यू द मेन बेनिफिट ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम जो स्कूल में होता है पहले नंबर देते थे अब हो गया ग्रेड।
20 क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं। देखो, ये जो ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, सत्य और असत्य, ये सबसे इलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को टीचर को हमेशा इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चा रेस्पॉन्स खुद का नहीं बनाता है। इसमें बच्चा रेस्पॉन्स जो होता है, देखो इसमें एक बार क्वेश्चन पूछो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज बाय अ टीचर एट ऑल इन अ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, रेस्पॉन्स कंस्ट्रक्शन टाइप। देखो, रेस्पॉन्स कंस्ट्रक्शन टाइप क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें वन वर्ड आंसर होते हैं। इसे बोला जाता है वन वर्ड आंसर। और ये रिकॉग्निशन टाइप, रिकॉल टाइप होता है, जिसमें मैंने आपसे पूछा भाई बताओ हमारा देश कब आजाद हुआ था, तो ये सामने आंसर नहीं होगा, आपका रिकॉल करके देना पड़ेगा। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप रिकॉल करोगे। मैचिंग नहीं, सुनो एक मिनट। मैचिंग में क्या होगा, बच्चा सोच विचार करके आंसर देगा, मिलान करेगा, तर्क वितर्क करेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ऐसे ही होता है। रेस्पॉन्स कंस्ट्रक्शन किस में नहीं हो पाएगा, ट्रू फॉल्स में। ट्रू फॉल्स क्या होता है, रेस्पॉन्स कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं हो पाता है। ठीक है, कोई एग्जाम्पल पोस्टपोन नहीं होगा बेटा, कोई भी एग्जाम पोस्टपोन। ओएमआर शीट पर पेपर होगा आप लोगों का, एग्जाम आपका भी होगा, कोई एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। ठीक है, थोड़े दिन पहले मेरी एक टीचर से डिस्कशन हुई थी इस पे। तो क्या है, रेस्पॉन्स कंस्ट्रक्शन टाइप, देखो ट्रू और फॉल्स या तो सही है या गलत है। इसमें बच्चा ना इलॉजिकली भी आंसर दे देता है। हाँ, ये रिकॉल है। देखो इसमें एक बात सुनो, ट्रू और फॉल्स जो क्वेश्चन होता है, मैचिंग और इनमें क्या करना पड़ता है बच्चे को, कम से कम कंसेप्ट तो होता है। इसमें ये सबसे इलॉजिकल क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स, सही है गलत है। ठीक है, सबसे इलॉजिकल होता है। चलो, अकॉर्डिंग टू यू द मेन बेनिफिट ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। देखो बहुत अच्छा है आंसर, आंसर पढ़ते ही समझ में आ गया जल्दी। जल्दी बताओ। मेन बेनिफिट बताना है, लाभ बताना। ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेड सिस्टम इसलिए लाया गया, क्यों लाया गया, देखो सारे इसमें, इट रिड्यूस द टेंशन, टेंशन को रिड्यूस नहीं करना है। आगे देखते हैं, एग्जामिनेशन का कार्य कम हो जाना नहीं। आगे देखते हैं, इट रिड्यूस द बैड इफेक्ट ऑफ इवेल्युएशन। देखो इवेल्युएशन करने से बच्चों को नंबर मिलते थे, बच्चे कंपैरिजन करते थे एक दूसरे से, बच्चों में कंपटीशन वाली फीलिंग आती थी, बच्चे को लगता था मेरे नंबर उससे कम है। ठीक है, नंबर कम वाली फीलिंग जो आती है, इंफीरियोरिटी फीलिंग बच्चे के अंदर आती थी, तो वो अब हट जाएगी। इंफीरियोरिटी फीलिंग, इवेल्युएशन का बैड इफेक्ट हट गया, तो आंसर यही है। नेक्स्ट, जल्दी बताइएगा। देखो ग्रेडिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। ग्रेडिंग के फायदे होते हैं, एक तो ग्रेडिंग नंबर से अच्छी होती है। ठीक है, ग्रेडिंग नंबर से अच्छी होती है और अच्छे बच्चों की संख्या बढ़ जाती है, ग्रेड से बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, कंपैरिजन कम हो जाता है।
ठीक है। A standardized test method must have the following qualities. क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? इवेल्युएशन एंड यूजेबिलिटी, इवेल्युएशन एंड वैलिडिटी, कंप्रीहेंसिवनेस, इवेल्युएशन एंड प्रैक्टिकेबिलिटी। देखो, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है उसमें इवेल्युएशन नहीं होता, पहली बात काट दो। निदान और उपचार होता ही नहीं है, इवेल्युएशन, ठीक है। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड प्रैक्टिकेबिलिटी, कुछ करेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखवाई थी, उन्हीं में से आएगा ये क्वेश्चन। स्टूडेंट राइटिंग स्टाइल एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन आर बेस्ट टेस्टेड बाय, विद्यार्थी की लेखन शैली और अभिव्यक्ति की शक्ति किसके द्वारा आप टेस्ट कर सकते हो? ये जो बच्चे की राइटिंग स्किल मेजर कर सकते हैं ना, हमेशा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से कर सकते हैं। आप आंसर दो इसका। देखो, वर्बल क्वेश्चन एंड आंसर, अगर वर्बल पूछ ले तो राइटिंग स्किल तो इसमें आ ही नहीं पाएगी। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते तो उसमें राइटिंग स्किल हम मेजर ही नहीं कर सकते। आंसर हो गया टेस्टिंग रिक्वायर्ड डिस्क्रिप्टिव आंसर, जिसमें थोड़े बड़े आंसर, डिस्क्राइब करने वाले आंसर होते हैं। बच्चा लिखता है, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करता है, ऑर्गेनाइज करता है सिस्टमेटिक तरीके से। तो आंसर क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट वन ऑफ द वे टू रिड्यूस एग्जाम एंग्जाइटी अमंग स्टूडेंट। इनमें से किसके द्वारा बच्चे में परीक्षा दुश्चिंता को घटाने का तरीका सही नहीं है? अवॉइड बेसिंग मोस्ट ऑफ द ग्रेड ऑन वन मोर टू ग्रेड, अधिकांश ग्रेड को एक या दो ग्रेड पर आधारित होना चाहिए। ग्रेड बस ए और बी होनी चाहिए, यानी कि दो ही होनी चाहिए, ज्यादा मत करो। एम्फेसाइज ऑन रिटर्न वर्क, ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी टाइम प्रेशर, अनावश्यक समय दबाव से बचना। प्रोवाइड क्लियरिटी रिगार्डिंग सिलेबस फॉर एग्जाम, रिड्यूस नहीं करेगा। बताओ। वेरी गुड पलक, मोहम्मद, वेरी गुड। डी ए, डी भी आ रहा है। नहीं पूछा है, पहली बात ये देख लो भाई, नहीं। पहली बात ये क्या हो गया? अवॉइड अननेसेसरी टाइम प्रेशर, ये तो टाइम के प्रेशर को बच्चे के ऊपर नहीं डालने, तो सही है। प्रोवाइड क्लियरिटी, ये भी सही है। तो देखो, अवॉइड बेसिंग मोस्ट ऑफ द ग्रेड ऑन वन और टू, मतलब अवॉइड करना है, ग्रेड एक और दो ही नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है बात। एम्फेसाइज, अगर रिटर्न टेस्ट लेंगे बच्चे में तो एंग्जाइटी आती है। रिटर्न टेस्ट बच्चों में एंग्जाइटी को बढ़ावा देता है। जो रिटर्न टेस्ट होते हैं बच्चों को बहुत सारा लिखना होता है, बड़े क्वेश्चन याद करने पड़ते हैं, रटना पड़ता है बच्चों को। तो बच्चों को रटना पड़ता है तो एंग्जाइटी रहती है पेपर के लिए, याद करना है, याद करना है, याद करना है। अपना समय याद कर लो। बड़ा क्वेश्चन देख के हम डर जाते थे, ठीक है, तो एंग्जाइटी आती थी। पिंटर पैटरसन स्केल, देखो बुद्धि में ना 4 प्रकार के टेस्ट आते हैं, उसमें से आ गया है। एक तो होता है इंडिविजुअल वर्बल, उसमें आता है बीने साइमन टेस्ट, स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट, 2 टेस्ट। फिर आता है इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट, जिसे परफॉर्मेंस टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो पिंटर पैटरसन स्केल एक परफॉर्मेंस टेस्ट है, इसमें कई टेस्ट आते हैं। ये रटने वाला क्वेश्चन है। एंग्जाइटी का मतलब होता है तनाव बढ़ जाना, टेंशन ले लेना। जब बड़े आंसर याद करने होते थे लिखने के लिए तो बच्चों में टेंशन पैदा होती थी। याद आया अपना समय? बड़ा क्वेश्चन देखते ही डर जाते थे, इतना बड़ा क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, इतनी मोटी बुक है। ये बेटा रटने वाला क्वेश्चन है, पिंटर पैटरसन स्केल। ये 4 टाइप के जो टेस्ट है ना, बुद्धि चैप्टर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 26, देखो भाई, रिड्यूस नहीं करेगा। अगर किस किस से रिड्यूस होगी पहले वो देख लो। अगर हम परीक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में स्पष्ट रखते हैं क्या सिलेबस है, बस इतना सिलेबस पढ़ना है भाई, ज्यादा नहीं पढ़ना है ना कम पढ़ना है, ये है आपका सिलेबस, बस इतना पढ़ना है, तो एंग्जाइटी कम हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को बता दूं, बस ये क्वेश्चन कर लो तो आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी ना, सही है। अवॉइड अननेसेसरी टाइम प्रेशर, अनावश्यक समय दबाव से बचना। बच्चों को टाइम प्रेशर मत दो भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये भी सही है। अब इन्होंने बोला अवॉइड बेसिंग मोस्ट ऑफ द ग्रेड, अवॉइड करना है कि ग्रेड 1 या 2 ही हो, ग्रेड
डी ई तक होती है ना, ई तक, तो ग्रेड दो। पर जब हम लिखित परीक्षा पर जोर देते हैं तो बच्चों में तनाव बढ़ता है। क्यों? बच्चों को लिखने पड़ते हैं आंसर, बच्चों को बड़े आंसर याद करने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। यह पाया गया कि एक परीक्षा उन पहलुओं को पर्याप्त रूप से नहीं माप पाया जिसको मापने के लिए उसे बनाया गया था। यानी कि जिस क्वालिटी को मापने के लिए बनाया गया था, ठीक है, उस क्वालिटी का मेजर कर रहा है, तो वो कौन सा टेस्ट हुआ? जल्दी बताइएगा। प्रियंका, व्हाट हैपन? प्रियंका, क्या हुआ बेटा? आप कहाँ से हो प्रियंका? अलका, पल्लव। 26 का क्या होगा? वैलिडिटी। देखो, अगर ऑब्जेक्टिव को मेजर कर रहा है, जिस उद्देश्य को मापने के लिए हमने टेस्ट को बनाया है, उस क्वालिटी को माप रहा है, उद्देश्य, उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है, तो होगा वैलिडिटी। प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं होता है कुछ भी, नहीं प्रिडिक्टेबिलिटी, अनुमान लगा लेना, ये टेस्ट में नहीं होता है। रिलायबिलिटी होता है अंकों की समानता, ना रिप्रोडक्शन होता है। या तो रिलायबिलिटी आएगा या वैलिडिटी। अंक बार बार सेम आए, रिपीट हो रहे हैं, स्कोर रिपीट हो रहा है, तो आंसर आता है रिलायबिलिटी। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वैल्यू और वर्थ, किसी का मूल्य व कीमत मालूम करना। भाई तुम्हारी क्लास में जैसे 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में से तुम्हारी वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है, इसको पता करना। वैल्यू जजमेंट हो गया ना, तो इवेल्युएशन। नेक्स्ट, द फैसिलिटी वैल्यू ऑफ एन आइटम लेस देन 0.2। देखो, जब फैसिलिटी वैल्यू कम होती है तो डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का ज्यादा होता है, और जब फैसिलिटी लेवल ज्यादा होता है तो पेपर होता है इजी। जल्दी बताइएगा। अंपू, 8 का आंसर आ रहा है ए बी। अच्छा, नहीं, अभी मैंने बता भी दिया। नहीं, 27 में रिलायबिलिटी नहीं होगा बेटा, वैलिडिटी होगा। देखो, ये बात ध्यान रखना, फैसिलिटी वैल्यू का मतलब होता है, फैसिलिटी वैल्यू अगर यहाँ पे 0.8 होती तो इजी पेपर होता, पेपर बहुत इजी आया, यानी कि क्वेश्चन इजी आए हैं। अगर फैसिलिटी लेवल 0.2 है, यानी कि कम है ये, तो डिफिकल्ट है पेपर। पेपर कैसा होगा? डिफिकल्ट। फैसिलिटी वैल्यू का मतलब होता है पेपर कितना इजी है। ये ज्यादा हुआ तो पेपर इजी, ये कम है तो पेपर डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी आंसर दीजिएगा। कौन से में नोट पूछा है बेटा? 27 में कहा नोट पूछा है? कहीं नहीं है 27 में नोट, सही क्वेश्चन था। जल्दी बताओ, निम्न में से कौन सा एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण का गुण नहीं है? नहीं है। देखो, वैलिडिटी होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, एम्बिग्विटी, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, बच्चों के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। 26 में, 26 भी देख लेते हैं, कहाँ लिखा है नोट? ये नोट तो लिखा है पर इसकी सेंस दूसरी है बेटा। यह पाया गया कि एक परीक्षण उन गुण को नहीं नाप रहा है जिनको मापने के लिए उसको बनाया गया है। तो परीक्षण में क्या खराब है? यानी कि अगर हम किसी टेस्ट को उस चीज को मापने के लिए बना, जैसे आपका सीटेट है, सीटेट के पेपर में सीटेट के टीचर वाले क्वेश्चन आएंगे, अगर मैं डॉक्टर वाले डाल दूं तो वो वैलिडिटी नहीं है, उसमें वैलिडिटी खराब हो गई, वैलिडिटी का गुण नहीं है। जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन। परीक्षण वही मापता है जो मापने के लिए बनाया है, जिस चीज को मापने के लिए बनाया है उसी का मापन कर रहा है। जिस ऑब्जेक्टिव को मेजर करने के लिए टेस्ट को बनाया है उसी को माप रहा है, तो वैलिडिटी। जल्दी जल्दी करते हैं। फ्रीक्वेंटली यूज टूल ऑफ समेटिव असेसमेंट। देखो, डेली असाइनमेंट हो गया फॉर्मेटिव, टीचर ऑब्जर्वेशन हो गया फॉर्मेटिव, टेस्ट। बताओ, टेस्ट जो होता है समेटिव इवेल्युएशन में आता है, टर्म टेस्ट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, टर्म टेस्ट भी हम इसको बोल देते हैं। नेक्स्ट, while interpreting scholastic
टेस्ट, स्कोलास्टिक यानी कि शैक्षिक पक्ष, टीचर शुड कंसीडर स्टूडेंट, अटेंडेंस, एज और ग्रेड, सबको लेना चाहिए, बच्चे के हर पक्ष को लेना चाहिए। असेसमेंट शुड फोकस ऑन, अधिगम को आगे बढ़ाना, बच्चों का वर्गीकरण करना नहीं होता है, लेबलिंग करना कभी आंसर नहीं होगा, कंपटीशन बढ़ाना कभी नहीं होगा, और टीचर से तो कोई मतलब होता ही नहीं है, कितना ही वर्ग बढ़ जाए, टीचर का से कोई मतलब नहीं होता असेसमेंट का। अधिगम को आगे बढ़ाना है, टीचर असेसमेंट इसलिए करता है ताकि बच्चों को कोई चीज ना समझ में आई हो तो वो समझा सके और बच्चों की लर्निंग बढ़ जाएगी इससे। टीचर का वर्क बेटा कभी रिड्यूस नहीं करना दुर्गेश्वरी, उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताओ 34 का। बेटा मैंने विराज क्वेश्चन पेपर डलवा दिया है, पेपर मैंने डलवा दिया है, आप उसको डाउनलोड कर लेना। निदान व उपचार, देर आर फोर, कक्षा में औसत से कम 4 विद्यार्थी, निम्न में से कौन सी प्रणाली अन्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने के लिए अधिक सही रहेगी? उन्हें अंक पंक्ति में बिठाकर उनके कार्यों को सतत निरीक्षण करें या उनके सीखने के मंद क्षेत्र को पहचान कर उसका उपचार करें। सही बात है, आइडेंटिफाई करो और उसका उपचार कर दो, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी दो। बालक की गणित में कमजोर वाले क्षेत्र का पता लगाना है, बच्चा किस क्षेत्र में कमजोर है इसका पता निदान से किया जाता है, किससे? निदान से। वीकनेस एरिया का पता निदान से किया जाएगा। नेक्स्ट।
जल्दी। The purpose of remedial teaching: introduce new language item, test recently taught item, teach again the language item not properly learned, teach again the language item already learned. जो चीज सही से नहीं समझाई गई है उसको दोबारा से करना, ठीक है। देखो, जो बच्चे को नहीं समझ में आई है उस चीज को दोबारा समझाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, जल्दी कीजिएगा भाई। अंग्रेजी के मूल्यांकन में ज्यादातर विद्यार्थियों को निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ। निम्न ग्रेड प्राप्त करने की वजह का कारण, भाई किस वजह से बच्चे को ये ग्रेड प्राप्त हुआ, तो डायग्नोज किया जाएगा, ठीक है। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटि का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्राय बच्चे जो गलतियां करते हैं वो किसका सूचक है, उसके ज्ञान के स्तर का। अलग अलग की पाठ्यक्रम की आवश्यकता। भाई हर बच्चे के लिए पाठ्यक्रम अलग नहीं हो सकता। पाथवे फॉर डिफरेंट ग्रुपिंग: योग्यता समूह के लिए रास्ते नहीं, योग्यता के आधार पर बच्चों के समूह तो कभी बनाने ही नहीं है, ठीक है। रेमीडियल स्ट्रैटेजी रिक्वायर: बच्चा जो गलती कर रहा है तो इससे मतलब ये इंडिकेट हो रहा है ना बच्चे को, भाई क्या जरूरत है, रेमेडी की, निदान करके उपचार करना है। टीचर शुड स्टडी द एरर ऑफ देयर स्टूडेंट, दे ऑफन इंडिकेट: अपने विद्यार्थी की गलतियों का शिक्षकों द्वारा अध्ययन होना चाहिए, वे अक्सर क्या दर्शाते हैं। नीड फॉर डिफरेंशिएटेड करिकुलम, एक्सटेंड उनके ज्ञान की मात्रा, रेमीडियल स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड, जल्दी बताइएगा। अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि उन्हें रेमेडी की जरूरत है, कोई ना कोई गलती है उसको सुधारने की जरूरत है। नेक्स्ट, रेमीडियल टीचिंग रेफर्स टू टीचिंग, निदानात्मक उपचार का संबंध किससे है, टू टेस्ट लर्नर पीरियोडिकली, टू एड्रेस गैप इन लर्निंग, आफ्टर द रेगुलर स्कूल आवर, ये तो होगा नहीं, टू हेल्प ब्राइट स्टूडेंट, सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट को नहीं, टू टेस्ट लर्नर, शिक्षार्थियों का समय समय पर परीक्षण। समय समय पर क्या होता है भाई, बताओ। देखो, रेमीडियल टीचिंग से ये पता चलता है कि बच्चे की शिक्षण प्रक्रिया में कुछ ना कुछ कमी थी जिसको हमें दूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी चलते हैं। एक शिक्षार्थी शिक्षक की सहायता के बगैर एक प्रश्न हल करने का पर्याप्त प्रयत्न करता है। एक टीचर बिना किसी की हेल्प के, चाहे टीचर की हेल्प के बिना कुछ करने की कोशिश करता है, तो टीचर को उसे बढ़ावा देना चाहिए। एडवाइज हिम हर टू टेक हेल्प फ्रॉम हिज कलीग नहीं, पे नो अटेंशन नहीं, स्कोल्ड नहीं, अप्रेज। भाई बच्चे ने कुछ प्रयास किया, चाहे सही किया हो चाहे गलत, वो अलग बात है, पर करा है तो अप्रेज करो, बहुत अच्छा किया तुमने। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य है परियोजन निम्नलिखित में से किस चीज की पहचान करता है, द जनरल एरिया ऑफ वीकनेस इन क्लास परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक नेचर ऑफ रेमेडियल प्रोग्राम नीडेड, जल्दी बताओ। मेरे को तो पढ़ते ही समझ में आ जाता है, जल्दी बताइएगा। जल्दी जल्दी।
40, हाँ बिल्कुल। डायग्नोज का पर्पज है कि कौन सी हमें रेमिडियल टीचिंग की जरूरत है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। देखो भाई 42 का आंसर क्यों है? द मेजर पर डायग्नोज का पर्पस ये होता है कि हम बच्चे की कमियों का पता लगाया, फिर उससे ये पता चले भाई कौन सी रेमिडियल टीचिंग की बच्चे को जरूरत है। रेमिडियल टीचिंग से निदान तो हमें कर लिया, पर किसके द्वारा हम इस निदान का दूर कर सकते हैं। रेमिडियल टीचिंग कौन सी जरूरत है? निदान का उद्देश्य उपचार होता है, ये ध्यान रखो। निदान का उद्देश्य क्या होता है? उपचार। स्कूल का प्राध्यापक अपने स्कूल में अध्यापकों की गुणवत्ता आंकना चाहता है, इसके लिए उसके द्वारा किए जाने वाले उपायों में से कौन सा सबसे कम उपयोगी है? अध्यापक को स्वयं मूल्यांकन प्रपत्र भरने के लिए कहना? नहीं। मीट टीचर पर्सनली आस्क देम अबाउट देयर टीचिंग प्रैक्टिस, एनालाइज स्कूल रिजल्ट, ऑब्जर्व इंटरेक्शन इन ईच क्लास, प्रत्येक कक्ष में पारस्परिक क्रिया को गौर करना। सबसे कम उपयोगी पूछा है ना। देखो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, और ये भी अच्छा है, तो आ गया ए। अगर टीचर को स्वयं मूल्यांकन पत्र लिखने के लिए देंगे तो भाई वो तो अच्छा ही भरेगा, वो क्यों गलत भरेगा? वो तो अपनी सारी पॉजिटिव रिपोर्ट दे देगा। क्वालिटी देखनी है। अगर टीचर कोई भरने के लिए कह रही तो भाई टीचर सब अपनी अपनी अच्छी अच्छी भर देंगे। पढ़ाते समय अध्यापिका समय समय पर अपने विद्यार्थी की प्रगति की निगरानी करने के लिए परीक्षा लेती है। क्या लेती है? परीक्षा। समय समय में विद्यार्थी की प्रगति की निगरानी करने के लिए परीक्षा लेती है। ऐसे परीक्षण के परिणामों को वह उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए उपयोग करती है जिनमें उसे अपने अनुदेशन को बदलने अथवा संशोधित करने की जरूरत होती है। संशोधित करना है भाई, ठीक है। उसके द्वारा उपयोग किए जाने, यानी कि टीचर ने क्या किया, टेस्ट इसलिए लिया ताकि उसको ये पता चले उसको कहाँ अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, अपनी टीचिंग को कहाँ बदलने की जरूरत है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो ये आंसर अच्छा है बेटा। अध्यापक से व्यक्तिगत रूप से मिलता है टीचर, उनसे पर्सनली बात करे प्रिंसिपल, ये अच्छा तरीका, ये गलत नहीं है। देखो टीचर टेस्ट इसलिए ले रहा है ताकि उसको अपनी कमियों का भी पता चले, कहां पर भाई उसको भी सुधार की जरूरत है, कहां पर उसको चेंज की जरूरत है। तो आंसर हो गया, सॉरी, डायग्नोस्टिक। टीचर अपनी टीचिंग में भी करना चाहता है इंप्रूव। नहीं बेटा, बी नहीं, यही होगा। रेमीडियल टीचिंग इज रिक्वायर्ड फॉर, रेमीडियल टीचिंग किसके लिए रिक्वायर्ड होती है? सभी बच्चों के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ये नहीं बस मेंटली रिटार्डेड के लिए होगी, वीक के लिए होगी, एवरेज, सबको रेमीडियल टीचिंग की जरूरत होती है। नेक्स्ट, जो अध्यापक अपने विद्यार्थियों की त्रुटि में सुधार करना चाहता है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। ये देख लेते हैं। सेकंड, ही शुड नोट करेक्ट एरर, उसको एरर को करेक्ट ही नहीं करना चाहिए, तो गलत हो गया। ही मस्ट करेक्ट एवरी एरर, देखो मस्ट आ गया ना, फोकस कर दिया, ऐसा तो करना ही है। एवरी एरर इवन इट रिक्वायर लेट सिटिंग इन द स्कूल, ऐसे आंसर भी नहीं होते।
ही और शी शुड करेक्ट लेस फ्रीक्वेंट एरर मोर ओफन देन हाइयर फ्रीक्वेंट एरर। उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटि की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों को अधिक संशोधित करना चाहिए। बताओ क्या होगा, बताओ इसका आंसर बताओ भाई जल्दी से। इसका देखो आंसर क्या होगा, जो ज्यादा गलतियां ज्यादा बार होती है ना उनको ठीक करो ताकि वो कम हो जाए। जनरल मीनिंग, जो उन त्रुटियों को संशोधित करना चाहिए जो सामान्य है, जो सामान्य है यानी कि ज्यादातर बच्चे करते हैं, उसको पहले क्लियर करो। ठीक है, किसकी बात कर रहे हो बेटा? अब्दुल्ला कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन एरर इज करेक्ट? बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चिल्ड्रन एरर आर पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ये तो बिल्कुल सही है। बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब बच्चे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। चिल्ड्रन कमिट एरर व्हेन द टीचर इज लीनियंट एंड डज नॉट पनिश देम फॉर मिस्टेक। बच्चे तब गलतियां करते हैं जब टीचर लीनियंट हो जाता है और उनको पनिशमेंट नहीं करता है। नहीं, ऐसे आंसर नहीं होते। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, महत्वहीन नहीं होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं। असावधानियों के कारण बच्चे त्रुटि करते हैं, नहीं, बच्चे त्रुटि करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सीख रहे हैं। त्रुटि करना, एरर इज अ पॉजिटिव साइन ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट चिल्ड्रन मेकिंग एरर? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की त्रुटियों के संबंध में उपयुक्त है? चिल्ड्रन एरर आर अ विंडो इनटू हाउ दे थिंक। बच्चे की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। सही है। गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, नहीं, गलतियां करो भाई जितनी हो सकती हैं। प्रदीप क्वेश्चन नंबर 43 अभी मैं देख लेती हूँ एक बारी, आप लोग इतने ये करो। देखो भाई, इसीलिए तो आज टीचर टू फिल अ सेल्फ इवेल्युएशन रिपोर्ट सबसे कम। अब मैं आपसे बोलूं भाई अपने बारे में बताओ, तो आप जब हम अपने बारे में करते हैं तो ये सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाती है, इसमें पक्षपात हो जाता है। सब अपना अपना अच्छा अच्छा भर देंगे तो क्या पता चलेगा। बिल्कुल सही है ये इसका आंसर। अध्यापक को स्व मूल्यांकन प्रपत्र भरने के लिए कहेंगे। एक टीचर जानना चाहता है भाई आपकी परफॉर्मेंस, आपकी टीचिंग कैसी है। मैं जैसे कोई मेरी टीचिंग जानना चाहता कैसी है और मुझसे ही कहे भाई ये रिपोर्ट भर के दो, अपने बारे में लिख के दो, तो मैं अपना तो भाई बढ़िया ही लिखूंगी। तो ये तो सबसे कम है ना, इसमें पक्षपात हो गया है, पक्षपात आ गया इसमें। मैं अपने अकॉर्डिंग अपना अच्छा भरूंगी, आपसे भरूंगी आप अच्छा, तो क्या ही पता चला। बी तो भाई अच्छा है, ये ऑप्शन तो बहुत अच्छा है। सबसे कम उपयोगी पूछा है जो नहीं करना चाहिए। सबसे कम उपयोगी क्या है? अगर हर टीचर, देखो ये तो अच्छा है, अगर टीचर भाई जाए, टीचर प्रिंसिपल टीचर से पर्सनली मिले और वो क्या क्या चीजें, भाई आप कौन से मेथड से पढ़ा रहे हो, क्या टॉपिक पढ़ा रहे हो, अच्छा कैसी परफॉर्मेंस है, ये चेक करेगा, ये तो अच्छा ऑप्शन है। सबसे ज्यादा उपयोगी पूछा जाता तो स्कूल एनालाइज रिकॉर्ड, वैसे तो ये सारे ही अच्छे हैं। अगर सबसे ज्यादा होता उपयोगी तो क्वेश्चन बेटा ऑप्शन में अलग आ जाते, ये तीनों ही अच्छे हैं। स्कूल एनालाइज रिकॉर्ड, अगर टीचर, देखो मुझे पता करना है ना कैसी टीचिंग हुई, तो स्कूल के रिकॉर्ड को चेक कर लो, पता चल जाएगा। ठीक है, एक 44 भी पूछा जा रहा है, देख लेते हैं। देखो, ये तो सबसे, एक टीचर ने टेस्ट लिया ये जानने के लिए कि भाई बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं। जो टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, क्या वो बच्चों को समझ आया या नहीं, अगर नहीं आया तो टीचर उसमें इंप्रूव करेगा। तो टीचर अपनी टीचिंग में भी निदान और उपचार कर रहा है तो डायग्नोस्टिक हो जाएगा। ठीक है अब्दुल्ला? नहीं बेटा नहीं, इसका यही होगा जो मैंने अब बताया। हाँ देखो, डायग्नोज क्वेश्चन नंबर 36। 48 का है ए। 36 और देख लेते हैं। देखो, ध्यान रखना, रेमीडियल टीचिंग इंट्रोड्यूस न्यू। रेमीडियल टीचिंग का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस कर दो, नहीं। दूसरा, रिसेंट टोट आइटम,
यानी कि जो अभी अभी पढ़ा है बस उसी का निदान करना है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम ऑलरेडी लर्न। पढ़ाई गई भाषा वस्तु को फिर से पढ़ाना। भाई पढ़ा तो दी, दोबारा तब पढ़ाएंगे ना जब दिक्कत होगी। ठीक है। सही तरीके से, जो चीज सही तरीके से नहीं पढ़ाई गई उसको दोबारा पढ़ाया जाता है। और जो भाई क्या पता है जो पहले आइटम पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा दियो, फिर हम उसका निदान और उपचार करेंगे क्यों। ठीक है। चलो 38 भी अब सारे ही पूछोगे। देखो निदान का उपचार क्या होता है, बच्चा एरर कर रहा है तो इसका मतलब बच्चे को कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है, उसको दोबारा से उसको रेमेडी की जरूरत है। अब सारे पूछ लो, 35 भी आ गया। वीकनेस एरिया को जानने के लिए तो डायग्नोज होता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम 48 पे चलेंगे सारे डायरेक्ट। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट चिल्ड्रन मेकिंग एरर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में उपयुक्त है। ठीक है। ये तो देखो सबसे बढ़िया है, बच्चे अगर गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब वो सोच रहे हैं, इसका आंसर एक ही होगा। चिल्ड्रन कमिट एरर सिंस दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी। बच्चे इसलिए गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें क्षमता नहीं है। नहीं। नेक्स्ट, अधिगम के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए अध्यापकों द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यविधि बताओ। द प्रोसीजर यूज बाय टीचर टू आइडेंटिफाई डिफिकल्टी। डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई, ये क्वेश्चन का आंसर दो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके कल्पना बेटा जल्दी आंसर दो। चांदनी, निकिता। 49। देखो एक बात और देखो, ये पूछा गया अधिगम के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए अध्यापकों का उपयोग की जाने वाली कार्यविधि किसका अंक है। देखो बच्चे आइडेंटिफाई करना डिफिकल्टी तो हो गया, डायग्नोज। डायग्नोज हो गया भाई, बच्चे की कमियों का पता लगाना तो डायग्नोज हो गया। इस ये किसका पार्ट है, डायग्नोज किसका पार्ट है पूछा, किसका अंश है ये। डायग्नोज किसका अंश होता है, लर्न, ये डायग्नोज किसका पार्ट है, फॉर्मेटिव का। निदान और उपचार फॉर्मेटिव में होता है। आंसर करेक्ट करो। बहुत कम बच्चों ने सही दिया। ये देखो आगे ये पार्ट किसका, ये भी लिखा है, ये नहीं पढ़ा होगा, बस ये पढ़ लिया कि निदान करना है, यानी कि डिफिकल्ट एरिया को पहचानना है। पहचान कर पहचानना है, ये डायग्नोज हो गया। और डायग्नोज किसका पार्ट है, फॉर्मेटिव का। निदान और उपचार फॉर्मेटिव में होता है। अगर यहाँ पे पार्ट नहीं लिखा होता फील्ड ऑफ लर्निंग तो डायग्नोज आ जाता, तो डायग्नोज आ जाता। पूरा क्वेश्चन देखो एक बारी। निदान और उपचार तो इसमें होता ही नहीं है, सम्मेटिव में। सम्मेटिव में निदान उपचार होता ही नहीं है। कोई एग्जाम डेट नहीं बढ़ेगी बेटा, एग्जाम आपका 21 को ही होगा, इतना कंफर्म है ये बात मुझे। किस प्रकार का मूल्यांकन अधिगम की कमियों का पता लगाने के लिए उपयुक्त होगा, फॉर्मेटिव। अब देखो आइडेंटिफाई करना है लर्निंग को, तो कौन सा टेस्ट लिया जाएगा, तो डायग्नोस्टिक होगा। बच्चे की कमियों का पता लगाना है तो डायग्नोस्टिक, और ये किसका पार्ट हो जाता, तो आता फॉर्मेटिव। ठीक है। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड थ्रू। अधिगम की कठिनाइयों को खोजा जाता है कैसे, किससे। अधिगम की जो कठिनाइयां बच्चा करता है वो किससे खोजा जाता है, कठिनाइयों का पता लगाया जाता है डायग्नोस्टिक से, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सीसीई के क्वेश्चन आएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन रेफर्स टू को करिकुलर एक्टिविटी, एकेडमिक या बोथ, दोनों को करता है। शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होगा इसमें। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इवेल्युएशन इज, मूल्यांकन की सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह कौन सी है, टीसीई होती है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है पूरे साल करो, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है हर पक्ष का करना। आज कोई और क्लास नहीं है, ये
इसके बाद अब मैथ्स पेडागोजी की क्लास आप लोगों की होगी बेटा बुधवार को, स्पेशल 100 क्वेश्चन वाली, ठीक है। समेटिव असेसमेंट इन साइंस शुड मेनली फोकस ऑन, विज्ञान में योगात्मक मूल्यांकन मुख्यतः इस पर फोकस करता है, किस पर फोकस करता है, डायग्नोज द एरिया ऑफ लर्निंग। समेटिव असेसमेंट में डायग्नोज होता ही नहीं है। टेस्ट ऑफ मेनली प्रैक्टिकल स्किल, टेस्टिंग इंपॉर्टेंट थियोरटिकल कंसेप्ट, या असेसिंग ऑब्जर्वेशन स्किल। ऑब्जर्वेशन स्किल को क्या होती है, एफए हो गया, ये भी एफए हो गया। चलो बताओ क्या होता है। देखो समेटिव असेसमेंट जो होता है उसमें क्या होता है भाई, समेटिव असेसमेंट में मुख्यतः व्यवहारिक निपुणताओं का, प्रैक्टिकल स्किल का। देखो समेटिव असेसमेंट में साइंस लिख दिया ना, तो प्रैक्टिकल स्किल देखी जाएगी। जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट बच्चों को पढ़ाए जाते हैं उनका प्रैक्टिकल होता है कि बच्चों को कितना आता है, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क इन साइंस में बी गिवन ड्यू टू एम्फेसिस इन ऑर्डर टू, विज्ञान में प्रायोगिक कार्य को महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि हेल्प द स्टूडेंट वेरीफाई द थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इंप्रूव द परसेंटेज, परसेंटेज इंप्रूव करने के लिए नहीं, हेल्प द स्टूडेंट डेवलप द हैबिट ऑफ मेंटेनिंग रिटर्न रिकॉर्ड, सिर्फ रिटर्न रिकॉर्ड पर फोकस कर दिया, गलत। की प्रॉपर चेक ऑन पंक्चुअलिटी नहीं, बच्चे का प्रैक्टिकल वर्क थ्योरेटिकल कंसेप्ट को वेरीफाई करवाने के लिए किया जाता है। जो बच्चा थ्योरीज पढ़ता है उनको प्रैक्टिकल के द्वारा क्लियर किया जाता है, ठीक है। दो चार क्वेश्चन रह गए हैं, कर लेते हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, टू इवेल्युएट स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअसली, विद्यार्थियों का लगातार मूल्यांकन, टू गिव हाई सैलरी टू टीचर, नहीं सैलरी की तो बात ही नहीं करनी है, वैसे तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है जो टीचर्स के लिए होना चाहिए। टू रिवाइज करिकुलम, देखो एजुकेशन का स्टैंडर्ड जब बढ़ेगा, जब बार बार हम निदान करेंगे तो बच्चों का निदान और उपचार भी होगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, इवेल्युएशन, तो विद्यार्थी वाला आंसर आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर इज एन ओपन बुक एग्जाम। देखो ओपन बुक एग्जाम वो एग्जाम होता है जिसमें आप बुक को ओपन करके आंसर दे सकते हो, पर उसमें क्वेश्चन इतने इजी नहीं आते कि डायरेक्ट आपको दिख जाएंगे, उससे आपको बहुत सोच समझ कर आंसर ढूंढना पड़ेगा और फिर उसमें से बनाना भी पड़ेगा। इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते ओपन बुक एग्जाम में। स्टूडेंट रिमेन सीरियस, इट इंक्रीज अटेंडेंस इन द क्लासरूम, इट रिड्यूस द वरी ऑफ स्टूडेंट, नहीं इट कंपेल स्टूडेंट फॉर थिंकिंग, यही आंसर होगा। बच्चों के सामने जब बुक खुली होगी तो इतने सीधे क्वेश्चन नहीं होंगे, हाँ बच्चों ने ढूंढ लिया और सीधा लिख दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चा उसको ढूंढेगा, फिर ढूंढ के फिर खुद लिखेगा, उसको बोला जाता है ओपन बुक एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट, इनमें से फॉर्मल कौन सा नहीं है, फॉर्मल नहीं है तो इनफॉर्मल पूछा है ना, बताओ सबसे ज्यादा इनफॉर्मल इनमें कौन सा है, कौन बताएगा। देखो फॉर्मल नहीं है, प्रश्न पत्र फॉर्मल होगा, क्विज भी हो गया, डिस्कशन, ये तीनों स्कूल में होगी तो ये फॉर्मल हो गई। ये गृह कार्य बच्चा घर पर करेगा, घर पर तो भाई कैसे भी कर सकता है, इसमें ज्यादा अपने अनुसार करेगा, तो ये इनफॉर्मल हो गया। अब देखो बच्चे कंफ्यूज होंगे अगले क्वेश्चन में पक्का, इनमें से कौन सा इनफॉर्मल असेसमेंट नहीं है। अब फॉर्मल पूछ लिया, ठीक है, फॉर्मल कौन सा है इनमें से, बताओ। प्रश्न पूछना, श्रेणी परिणाम, अवलोकन या गृह कार्य, जल्दी बताओ। इनफॉर्मल नहीं है तो फॉर्मल पूछा है, फॉर्मल इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल इसमें सबसे ज्यादा फॉर्मल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है, इट इज अ स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन, इट रिड्यूस द स्ट्रेस अमंग लर्नर, इट यूज ग्रेड इन प्लेस ऑफ मार्क्स, इट एक्यूमुलेट बर्डन ऑन टीचर्स। यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, जल्दी बताओ क्या होगा। सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है ना, तो ये टीचर पर बर्डन बढ़ा देता है, ये सही नहीं है। वैसे तो ये सही है बिल्कुल, पर ये ऐसा हमें आंसर नहीं देना है, नेगेटिव आंसर नहीं देना है, इससे कोई प्रेशर नहीं बढ़ता है।
वैसे तो रियल सिचुएशन में जाके टीचरों से पूछोगे, सबसे बड़ी भड़क है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज फ्रीक्वेंटली इन समेटिव? समेटिव में सबसे ज्यादा कौन सा टेस्ट होता, कौन सी चीज यूज होती है? टीचर ऑब्जर्वेशन तो फॉर्मेटिव हो गया, ठीक है। समेटिव होता है टेस्ट, टर्म टेस्ट बोलते हैं, टेस्ट वगैरह समेटिव में होते हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड विच इंक्लूड द रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी इज नोन एज। चाइल्ड की पर्सनैलिटी का हर वेरियस एस्पेक्ट का रिकॉर्ड जो रखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? देखो, थॉर्नडाइक का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। स्कूल रिकॉर्ड में तो बहुत सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं, ये भी कट गया। कारलेस अभिलेख कुछ होता ही नहीं है, तो क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड होता है, देखो हमने रिकॉर्ड कौन कौन से पढ़े हैं? क्यूमुलेटिव, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल, रेटिंग स्केल, चेक चेकलिस्ट, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, इंटरव्यू शेड्यूल। इन्हीं में से आंसर होगा। स्कूल रिकॉर्ड में तो बहुत सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, पर हमें बच्चे की बहुत पर्सनैलिटी का रिकॉर्ड चाहिए, तो क्यूमुलेटिव सीक्वेंस में रखा जाता है रिकॉर्ड। एडवांटेज ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड का एडवांटेज क्या होगा? हेल्प टू नो द प्रोग्रेस ऑफ स्कूल, सही है। हेल्प टू इनकैलकुलेट गुड हैबिट टू बी पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन, ये नियमित व अनुशासित रहने की अच्छी आदतें सिखाने में सहायक है। हेल्पफुल इन मेकिंग फ्यूचर प्लान, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? आंसर देखो, पहला तो होगा ही होगा, दूसरा नहीं होगा। हेल्पफुल इन मेकिंग फ्यूचर प्लान, स्कूल रिकॉर्ड से हम आगे के बारे में प्लान भी बना सकते हैं, स्कूल की परफॉर्मेंस को देखकर आगे के प्लान भी बनाए जा सकते हैं। स्कूल रिकॉर्ड्स आर यूजफुल फॉर, स्कूल रिकॉर्ड्स किसके लिए यूजफुल होते हैं? डायरेक्शन के लिए, रेफरेंस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑल ऑफ दीज, जल्दी बताओ। स्कूल रिकॉर्ड से रेफरेंस भी मिलती है, डायरेक्शन भी मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन, तीनों चीजें मिल जाती हैं। विच वन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? पहला है छात्रों के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करना, ये तो है ही। फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम, इवेल्युएशन द एजुकेशन प्रोग्राम, ये भी है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू एजुकेशन ऑफिसर। अब आप बताओ, देखो फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम कौन बनाता है? एनसीईआरटी। तो स्कूल नहीं बनाता है, तो ये इसका कार्य नहीं है। हु अप्लाइड सोशियोमेट्री टेक्निक, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। सोशियोमेट्री टेक्निक किसने अप्लाई की थी? बताओ बताओ, सोशियोमेट्री टेक्निक किसने अप्लाई की थी सबसे पहले? वैसे तो सोशियोमेट्री टेक्निक टेक्निक दी है कोगार्ड एंड मोरेनो, का नाम है कोगार्ड एंड मोरेनो है पूरा। अकॉर्डिंग टू सीसीई इन साइंस एट लीस्ट इन सम फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड बी बेस्ड ऑन, सबसे कम उपयोगी पूछा, यानी कि विज्ञान विषयों में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार कम से कम कुछ रचनात्मक मूल्यांकन का आधार निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? एक्सपेरिमेंट एंड लैब एक्टिविटी, ठीक है। राइटिंग स्किल, ओके। प्रोजेक्ट वर्क इन ग्रुप, ठीक है। कन्वर्सेशन स्किल पूछा गया है, फॉर्मेटिव में पूछा गया है ना, तो फॉर्मेटिव में सबसे कम उपयोगी। सबसे कम हो गया एक्सपेरिमेंट एंड लैब एक्टिविटी। देखो राइटिंग स्किल बच्चे की पता चलेगी, प्रोजेक्ट भी अच्छा है, कन्वर्सेशन स्किल भी अच्छी है, तो आंसर यही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बातें शिक्षार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि उन्नत करने में सहायक होगी? फ्रीक्वेंट इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पत्ति का बार बार मूल्यांकन, शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य धनात्मक संबंध, बिल्कुल सही है ये तो। क्लोज टीचर पेरेंट्स इंटरेक्शन, निकट के शिक्षक माता पिता संपर्क, इंस्ट्रक्शन है हाई लेवल। देखो बच्चे की परफॉर्मेंस एक तो इवेल्युएशन से तो बढ़ेगी बढ़ेगी, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा आप लोगों के अनुसार? इवेल्युएशन तो करना ही है, तो ए तो आएगा ही आएगा। ए किस किस में है? ए और सी में है, ए काट दो।
पॉजिटिव टीचर रिलेशन, या भाई इंस्ट्रक्शन एट हायर, इंस्ट्रक्शन एट हायर लेवल नहीं, टीचर स्टूडेंट में अच्छे संबंध नहीं, सुनो, क्लोज टीचर पेरेंट इंटरेक्शन, ये होगा इसका आंसर। वैसे तो बी भी अच्छा आंसर है पर बी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो हमें आंसर देना पड़ेगा क्या, ए। बार बार इवेल्युएशन करेंगे, उसके बाद पेरेंट्स मीटिंग करेंगे, पेरेंट्स को भी उनके बच्चे की परफॉर्मेंस बताएंगे तो बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। कक्षा 5 का एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य परस्पर निर्भरता और संबंधों में सामंजस्य की अवधारणा को सिखाने के लिए बच्चों को एक भूमिका अभिनय करने के लिए कहती है, लास्ट क्वेश्चन है, निर्धारक करने में सहायक होगी, बताओ। कौन से, उससे कर सकती है सबसे अच्छी तरीके से। देखो सोशियोमेट्री टेक्निक तो होगा नहीं, क्वेश्चन आंसर भी नहीं होगा, फेस टू फेस इंटरव्यू भी नहीं होगा, तो आंसर होगा रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल एक टाइप से क्या हो गया हमारा, रिकॉर्ड। लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम में शिक्षार्थियों को उनके परिणामों से अवगत कराने में इसके द्वारा भी प्रेरणा मिलती है। इंफॉर्मेशन ऑफ फेलियर, इंफॉर्मेशन ऑफ सक्सेस, रीइंफोर्समेंट बाय फीडबैक एंड प्रेज, जल्दी बताओ क्या होगा। लर्निंग बाय मेकिंग देम नोन अबाउट देयर आउटपुट, ये होगा इंफॉर्मेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट बाय फीडबैक। फीडबैक से बच्चों को क्या मिलती है, रीइंफोर्समेंट। ठीक है बेटा, अब हम मिलते हैं वेडनेसडे को। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, आपको मैंने बता रखा है। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।